हेलो एवरीवन। होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये पीवाईक्यू डिस्कशन एनालिसिस सीरीज चल रहा है और आप लोग यार बताते नहीं हो कैसा लगता है, क्या इसको और बढ़ाया जाए। ठीक है, ये हेल्प कर रहा है बाकी सब के कंपैरिजन में या नहीं। ओके, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। मतलब ऐसे तो कोई पैसा वैसा तो हम तुमसे मांग नहीं रहे हैं, तो यार थोड़ा लाइक शेयर भी कर दिया करो और कुछ नहीं तो। और देखो, आजकल मार्केट में ना क्या चल रहा है, मार्केट में एकदम करंट अफेयर्स का ऐसा लग रहा है ना, सारा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से ही पूछने वाला है बीपीएससी। ठीक है, तो दिन भर मतलब कभी वो वाला, उसके बाद सोहित, उसके बाद कोई एक्ट्री फैक्ट्री कुछ भी, मतलब कितना करोगे यार, एक दो सोर्स करो ना। तुमको सोहित से ही करना है, किसी और से ही करना है, उस वो वाला से करना है, कोई वाला से करना है। तुम एक दो सोर्स रखो, दो सोर्स से ज़्यादा मत रखो। एक मैगजीन रखो, एक वीडियो का सोर्स रखो, दो वीडियो का सोर्स रखो। दिन भर मत देखो करंट अफेयर्स का वीडियो। 25 से 30 क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स से, बाकी का 120 क्वेश्चन कहाँ से करोगे। तो you will have to strict on the basics and what PYQ is the जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वही गेम चेंजर होगा और कुछ नहीं होगा। 120 क्वेश्चन वही होगा। ठीक है, ठीक है, करंट अफेयर्स कितना भी पढ़ लोगे ना, कितना भी पढ़ लोगे ना, चैलेंज करते हैं कि 20 20 से 22 नंबर ला के दिखाओ करंट अफेयर से। तुमको क्या लगता है एग्जामिनर मूर्ख है कि तुमको मतलब उसको नहीं पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जिसका जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही टाइम तुम दोगे। ठीक है, जिसका जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही टाइम, उतना ही वेटेज तुमको देना चाहिए। ठीक है, 30 नंबर का वेटेज है ना, तो दिन में अगर 10 घंटा पढ़ते हो तो उसका 30% दो। ठीक है, 2.5 घंटा 3 घंटा दो, पूरा दिन मत लगे रहो। 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, जैसे ज़्यादा देने का मन है तुमको। बाकी का 7 घंटा तुम बेसिक्स 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 बोले तो जो भी है तुम्हारा साइंस का बेसिक्स हो गया। उसके बाद और क्या बेसिक हो गया, साइंस के साथ, साइंस के साथ क्या हो गया, और तुम्हारा पॉलिटी हो गया। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे क्या, इकोनॉमी पे ध्यान दो, इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जा रही है बीपीएससी। मतलब 15 क्वेश्चन बढ़ा दिए। ज्योग्राफी पे ध्यान दो, उससे 10-15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बिहार स्पेशल पे ध्यान दो। ठीक है, तो करंट करंट का चक्कर में मत रहो यार। चलो, इसको डिले नहीं करते हुए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, इकोनॉमी का सीरीज़ अभी थोड़ा सा आज नहीं आ पाया। आज आना था लेक्चर नंबर 3, तो उसमें कल मोस्ट प्रोबेबली मैं डाल दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे देखो, पूरा अगर बुक करने जाएंगे ना, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है ना, जो बिहार के साथ रिलेट करके और उसको ये करते हैं। ठीक है, हम लोग अगर सारा बुक करने जाएंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, और 15 नंबर्स है तो फिर देखो, अभी हमने बोला ना कि जिसका जितना इम्पोर्टेंस उतना टाइम देना है अपन को। ठीक है, तो हम उसको प्रिसाइज कर देंगे थोड़ा सा। चलो, तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 इज आस्किंग द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज. व्हाट इज द कीवर्ड? कीवर्ड हियर इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी. ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑप्शन बी इज बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, ऑप्शन सी इज व्हाट? ऑप्शन सी इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज एट द फोकस. ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं कि देखो, कॉनकेव जो भी मिरर होता है ना, तो कॉनकेव मिरर पे किस तरह का पोजीशन, ये बहुत बहुत फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। और कहाँ पे यूज होता है कॉनकेव मिरर का, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बेसिक्स के लिए हम लोग समझ जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन देखो, एग्ज़ाम में तो प्रेशर होता है तो गलती हो जाता है, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो थोड़ा सा चांसेस कम होता है कि गलती हो। ये मेरे से गलती हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो, ये रहा अपना प्यारा कॉनकेव, हिंदी माध्यम वाले इसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, और इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा क्विक समझेंगे। ठीक है, देखो, रफ डायग्राम बना रहे हैं हम। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और दिस इज नोन एज फोकस। ओके, चलो तो देखते हैं।
अब देखो, मान लो कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सेम साइज़ किस में होगा, ठीक है। तो सेम साइज़ के लिए जो इसमें है वो हम लोग देखते हैं कि से कहाँ पे होगा ये। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि चलो इन्फिनिटी से देखते हैं। इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये कहाँ पे बनेगा इसका डायग्राम। देखो देखो, दो चीज़ दिमाग में रखो। जो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक पर्सन ही है, राम श्याम कुछ भी ले लो, ठीक है। और तो वो उसके वहाँ से दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द दिस मिडिल लाइन, ओके। तो प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये कहाँ हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। इन्फिनिटी का जब भी बात कर रहे हैं तो देखो इसका इसका यहाँ से रिफ्लेक्शन होके कहाँ आएगा, फोकस पे आएगा, ठीक है। अनदर 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 विल बी, अनदर विल बी, ये फोकस से यहाँ से गुजरेगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका इमेज विल बी फॉर्म एट वेयर। तो ये फॉर्म होगा तुम्हारा यहाँ पे, सॉरी इसको इधर ले आना चाहिए था। तो इमेज जो है यहाँ पे कहाँ पे फॉर्म होगा, जब इन्फिनिटी पे आ रहा है तो ये फोकस पे फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, लेकिन ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, सॉरी ये हाईली, एक मिनट यार, ये जब जब इन्फिनिटी पे है तो ठीक है, इन्फिनिटी पे है तो ये फोकस रहा हमारा, ठीक है। तो इमेज जो है फोकस पे बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। और चलो ऑप्शन से देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज़ तो इन्फिनिटी पे देख लिए कि हाईली डिमिनिश्ड होगा तो सेम साइज का नहीं होगा, ये हमको पता चल गया, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, ऑप्शन ये इस बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे देखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, फोकस हमारा ये था, चलो ठीक है। तो इसके पैरेलल में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखते हैं करके, यहाँ पे करो, ऑप्शन से ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन हमने बताया कि ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो रिफ्लेक्ट होकर जो यहाँ पे लाइट आएगा वो फोकस पे आएगा, ठीक है। उसके बाद एक फोकस से तुम्हारा इस साइड जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। कहाँ पे कट करेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट करेगा, ठीक है। तो इमेज जो है वो क्या हो गया, देखो सबसे पहला चीज़ ना कि इस साइड जो भी आईना जो है तुम्हारा शीशा है, जो भी उसके सामने इमेज बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रियल इमेज, ठीक है। इसको बोलेंगे रियल इमेज। और आईना के पीछे अगर इमेज बने कोई भी इमेज तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल इमेज। दिस विल बी वर्चुअल और दिस विल बी रियल, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि सेम साइज का कहाँ पे बनेगा। तो इमेज डायग्राम मतलब ये कर लो, उसके बाद देखो यहीं पे कट होगा, जब एक जो पैरेलल जो हम लोग ऊपर से खींचेंगे उसके बाद फोकस से क्रॉस करते हुए, और दूसरा जो इमेजिनरी लाइन होगा वो इसके पैरेलल में यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगा और सेम साइज का डायग्राम यहाँ पे बनेगा। अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कैसा, ऑप्शन बी तो वही बोल रहा है ना। तो ऑप्शन बी में हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था फोकस, यहाँ पे क्या देखा था हम लोगों ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके बीच में कैसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो देखो इसका इस साइड से मतलब फिर से मैंने बताया, एक चीज़ दिमाग में रखना कि यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है, जो भी प्रिंसिपल लाइन है उसके इसमें, ठीक है। तो ये देखो ये कट करके तो आएगा फोकस से ही, ठीक है, फोकस पे ही आएगा। तो ये भी कट करके फोकस पे आ गया, ठीक है। और एक जो है क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच एक जो है ये इस साइड से जाएगा, ठीक है। देखो इस साइड से जाएगा, ठीक है, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी हम लोग को साथ में लेके रखना है, ठीक है। तो फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये जो है वो बनेगा डायग्राम तुम्हारा, यहाँ जाके क्रॉस करेगा, ठीक है। देख रहा है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यहाँ जाके क्रॉस करेगा और ये डायग्राम इससे मतलब इनलार्ज बढ़ेगा, जो भी ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि इमेज बनता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पोल के नज़दीक जाएगा, अब देखो हम लोग कहाँ से देख लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में देख लिए। अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग पहले ही देख लिया। अब बोल रहा है कि फोकस पे बना के देखो भाई, चलो फोकस पे भी देख लेते हैं।
ऑप्शन डी बोल रहा है कि फोकस पे बना के देख लो, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को डाल कर देखते हैं। जब फोकस पे डालेंगे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ जाएगा ये कहाँ जाएगा, ये इससे मिलके फिर ये नीचे की तरफ आएगा, सॉरी एक मिनट, तो फिर ये यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से भी हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ना, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ड्रॉ कर रहे थे, तो ये भी जो है, ये भी डायग्राम जो है कहाँ पे बनेगा, ये इन्फिनिटी पे बनेगा। देख रहे हो पैरेलल में चला जा रहा है, ठीक है। अब फोकस और पोल के बीच पूछ ले, मान लो कि हमको पता है कि मतलब देखना है फोकस और पोल के बीच, तो फोकस के पोल एक ही एक एक्सेप्शन है ये, ठीक है। ये फोकस, देखो हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है ना, तो फोकस और पोल, ये पोल है, ठीक है। ऐसा मतलब उसको कंफ्यूज मत करना, थोड़ा बहुत तो पढ़ी होगी। तो इसके जब यहाँ से ये करेंगे ना हम लोग, तो मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल में जाके जो रिफ्लेक्ट होके आएगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो ये जाके यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे, जो है आईना के अंदर में जाके कट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इमेज जो हो जाएगा वो वर्चुअल हो जाएगा और इस तरह का बनेगा, इरेक्ट, सॉरी मैंने इन्वर्टेड बना दिया। तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलो एक बार क्विक देखते हैं, एक ही डायग्राम में सब कुछ देख लेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि तुमको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे यार और हमको भी बोलोगे कि क्या ही समझा दिया, हम तो कोई मास्टर है नहीं यार। लेकिन फिर भी देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, ये फोकस था, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ देखा, हम लोगों ने यहाँ से देखा, बियॉन्ड देखा, इन्फिनिटी भी देखा था। यहाँ से जाएगा तो सीधे फोकस पे कट करेगा, ठीक है, फिर फोकस पे कट करेगा, ठीक है, और यहाँ से जहाँ भी डायग्राम बनेगा ये देख लोगे तुम। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो बता दिया हमने कि सेम अपोजिट साइड में यहाँ पे बन रहा था। फिर यहाँ पे जैसे जैसे जाओगे इनलार्ज होते जाएगा साइज, जैसे जैसे नज़दीक जाओगे इनलार्ज होते जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में तो देख रहे थे हम लोग कि कहाँ बन रहा था, इन्फिनिटी पे ही बनने लगा था, ठीक है। और लास्ट में तो जब फोकस और पोल के बीच में जब फोकस पे डाले तो इन्फिनिटी पे बन रहा था, फोकस पे डाले तो इधर एक पैरेलल, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी एक डायग्राम खींचना है, ठीक है, और यहाँ से भी मतलब एक लाइन खींचना है, और यहाँ से यहाँ पे कट हो रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब जैसे जैसे नज़दीक बढ़ोगे थोड़ा साइज इनलार्ज होगा। और लास्ट में तो फोकस और पोल के बीच में क्या हमने सीखा, फोकस और पोल के बीच में जो है वो इमेज के आईना के अंदर में जब भी होगा तो वर्चुअल होगा, आईना के अंदर में जब भी होगा तो वर्चुअल होगा, यहाँ पे अगर बनेगा तो, ठीक है। और ऐसे क्या होगा, ऐसे जो भी इस साइड बनेगा आईना के सामने में बनेगा, ठीक है, वो होगा इन्वर्टेड होगा लेकिन रियल होगा। तो इसको एक बार तुम ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है तो हमने समझा दिया। कहाँ कहाँ यूज होता है कॉनकेव मिरर का यूज होता है सेविंग ग्लास में होता है। और कहाँ होता है, रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट्स, व्हीकल का हेडलाइट्स में, ठीक है, उसमें लगा हुआ होता है। और कहाँ, जो भी ऑप्थेल्मोस्कोप होता है जो डॉक्टर लोग आई को एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं, ईयर को, नोज को, उसमें। और कहाँ, सोलर कुकर में। और कहाँ, कंसंट्रेटिंग एट, जो भी कंसंट्रेटिंग लाइट होता है एट ए गिवन स्पॉट पे, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू हिंदी माध्यम वाले के लिए एक बार मैं पढ़ दूँ तो अवतल दर्पण इसको बोलते हैं। और जो भी है मैंने समझा दिया। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, देखा ना हमने, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाए थे, फोकस पे बनाए थे, तो वस्तु की स्थिति जब यहाँ पे होगी तभी जो है ये यहाँ पे कट करेगा और एकदम बिल्कुल समान साइज का बनेगा। जब कर्वेचर पे होगा तो रटना नहीं है, तुम एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, यहाँ से डायग्राम करते जाओगे। देखो जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ेगा ना तो तुम एक यहाँ से लाइन खींचना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जहाँ पे कट करेगा ना लाइन, नीचे में कट करेगा तो नीचे में सही है, इधर जाके कट कर ले। इधर कब करेगा कट, जब फोकस और पोल के बीच में होगा तब। एक ही एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो वक्रता के केंद्र पे बनेगा, इसका आंसर विल बी A. Okay, so next we will move to क्वेश्चन नंबर 102। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि ऑप्शन ए देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है,
उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो देखते हैं, पहले इंग्लिश में देख लेते फिर तुमको आंसर भी बता दिया जाएगा। ओके, तो ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच, अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को करता है, स्टोर्स, ऑप्शन ए बोला जा रहा है स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ, फिर स्टोर कर ही लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, तो फिर लिथियम आयन बैटरी सेल का क्या काम रहेगा भाई? हाँ, क्या काम रहेगा? अभी जो भी कन्वेंशनल बैटरी है उसका काम क्या रहेगा? कैपेसिटर का काम क्या रहेगा जब फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ही तुम कर रहे हो इलेक्ट्रिक को एनर्जी को स्टोर? तो ऑप्शन ए तो गया, अगर तुमको आता भी है तो नहीं, ऐसा सो सिंपल आंसर है, इसको तो पता ही होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल? नहीं। सबसे वर्ड ब्रेक डाउन करो, देखो फोटो, फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट होता है, ठीक है, फोटो मीन्स लाइट होता है। और इलेक्ट्रिक समझाने का ज़रूरत नहीं है हमको कि हम इलेक्ट्रिक भी समझाएं कि इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट टू, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो सिंपल। यहाँ पे बोल रहा है कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सीधे उल्टा दे दिया भाई, ये तो गया। नॉन ऑफ द वो बताए हैं कि मैक्सिमम केस में नहीं होगा, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के। तो इसका सो सिंपल आंसर विल बी कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब एक फोटोवोल्टिक सेल होता है, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल सोलर सेल में लगा हुआ होता है, ठीक है, ओके। और इसमें देखो और क्या होता है, ये जो होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक में, समझने का चीज़ यही है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में फोटो सेंसिटिव कैथोड और एनोड लगा हुआ होता है, तभी तो कुछ हो पाएगा। ऐसे बिना कैथोड एनोड का जब आयन एक्सचेंज ही नहीं होगा पॉजिटिव निगेटिव में, तो इलेक्ट्रिसिटी फिर सॉरी, कैसे ही ये यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो सो सिंपल, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे और बहुत बेसिक से देखेंगे। देखो चलो देखते हैं आगे कैसे होता है। तो another question is question number 103 is saying the amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solution or solvent is known as इन केमिस्ट्री डैश, देखिए इन केमिस्ट्री पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, इसमें सी ऑप्शन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी इज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, और सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? देखो सॉल्यूशन कब बनेगा ना, सॉल्यूशन जब भी बनेगा ना तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। अब सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? देखो सॉल्यूट जो होगा ना वो हमेशा जो उसका साइज है वो या क्वांटिटी है वो कम ही होगा सॉल्यूट का। सॉल्यूट जो है वो इस जो है तुम्हारा सॉल्वेंट से कम होगा। सॉल्वेंट मतलब कोई चीज़ उसको घुला रहा है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ में सॉल्वेंट डाल रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ सो सिंपल आंसर है, तुमको भी पता होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि एग्ज़ाम में फिर से आ गया, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट है ना वो क्या करता है, डिसॉल्व करता है एनी अदर सब्सटेंस को, कोई भी अलग सब्सटेंस को, उसी को सॉल्वेंट बोलते हैं हम लोग। या कोई भी सब्सटेंस को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट किसको बोलते हैं? सॉल्यूट हमने अभी बताया कि सॉल्यूट जब भी होगा तो इससे छोटा ही होगा, ठीक है, जो घुल जाता है, ठीक है। और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, तो यही इसका आंसर होगा। इस देखो इसी को बोला जाता है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंपोजिशन, देखो ऑप्शन डी तो यहाँ से जाना ही था इसको, क्योंकि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मतलब उसका क्या कंपोज करके बना है, क्या क्या चीज़ मिला के बना है, मटेरियल क्या है उसमें, ठीक है, मैटर क्या है उसमें, ठीक है, तो इस पर डिपेंड। तो इसका सो सिंपल विल बी कंसंट्रेशन। अब बताओगे कि नॉर्मलिटी किसको बोलते हैं, नॉर्मलिटी किसको बोलते हैं? तो नंबर ऑफ ग्राम, देख लो याद कर लेना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो भाई इतना तो पता होना चाहिए, इसमें मतलब हर चीज़ में कॉमन सेंस और ये नहीं लगेगा ना, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन तो यहाँ पे जा रहा है कॉमन सेंस से। कौन सा ऑप्शन जा रहा है ये बताओगे?
तो ये कंपोजिशन वाला जा रहा है। उसके बाद क्या जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट भी। तो मतलब एक ही चीज़ तो यहाँ पे लग रहा है यार कि यही होना चाहिए, ठीक है। और पढ़े भी होगे 8-9 क्लास में कि किसको सॉल्वेंट बोलते हैं, किसको सॉल्यूट बोलते हैं। हिंदी मीडियम माध्यम वाले सॉल्वेंट जहाँ भी हम बोल रहे हैं उसका मतलब विलायक है, विलायक है। और जो सॉल्यूट है वो विलेय है, ठीक है। एक घुला दे रहा है, एक घुल रहा है, ठीक है। और जो दोनों मिल के सॉल्यूशन बन जा रहा है, और कुछ नहीं इसमें। सो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 104, और इसमें हमको लगने वाला है समय, ठीक है। हाउ डू कोविड वैक्सीन सिमुलेट, स्टिमुलेट बोलो, इज डिपेंड अपॉन आवर प्रोनाउंसिएशन। तो सिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन ए इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रियल सार्स कोव टू वायरस, कोविड टू वायरस। हाँ, रियल कोविड टू वायरस इंट्रोड्यूस करवा के, बहुत बढ़िया। उसके बाद ऑप्शन बी इज द बाय इंट्रोड्यूसिंग ए हार्मलेस पीस ऑफ सार्स कोव टू वायरस। पहला हम बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस कर देंगे रियल वायरस को, और दूसरा हम बोल रहा है कि हार्मलेस थोड़ा कम करें। हाँ चलो, ऑप्शन सी इज बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट सार्स कोव टू, एंटीबॉडीज ही बना के मतलब इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ये भी सही है। चलो भाई, और ऑप्शन डी इज बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव अटेन्यूएटेड सार्स कोव टू वायरस। बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि सही है? तो ऑप्शन डी ही सही लग रहा है। कैसे लग रहा है भाई? ऐसे ही तुक्का नहीं। ये अटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है? ये अटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीक, लाइव वीक सार्स कोव टू वायरस। ओके, तो हम लोग को क्या समझना होगा? हम लोग को समझना होगा कि वैक्सीन का टाइप, वैक्सीन का टाइप में हम लोग क्या देखेंगे? वैक्सीन का टाइप में हम लोग देखेंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, और अनदर इज लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। देखो, जब भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का बात आएगा ना, तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में ना वायरस जो होता है उसको लाइव रखा जाता है लेकिन वीक कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, मैं पहले बेसिक बता दूं, उसके बाद इसको समझाता हूँ, तब तुम बेटर तरीके से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन भी है ना, वो इसी में आ जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन था इस टाइप का, और 3 क्वेश्चन आ जाएगा इसी में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इसी चीज़ में तुमको समझा दूँ। अब देखो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल से समझते हैं यार। बेसिक यूनिट हिंदी माध्यम वाले कोशिका, जब भी सेल बोलेंगे तो कोशिका समझना। तो सेल, सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जब तुम छोटा थे, जब तुम बच्चा थे, जब तुम बच्चा थे, छोटा थे, तुम्हारा हाथ पैर कितना छोटा छोटा था, ठीक है। बाद में डिवाइड होते होते सेल, तुम्हारा हाथ अभी देखो कितना बड़ा है। तो ये क्या हो रहा है? ये सेल डिवीज़न हो रहा है। और जब भी सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न तुमको पता है कि पढ़े हो तुम कि माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस में क्या होता है? प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब तो पता ही होगा, रटना मत। प्रोफेज मतलब जो प्री कंडीशन में है, ठीक है। मेटाफेज मतलब वहाँ से जो भी राइबोसोमल स्ट्रक्चर में से, यहाँ से जो भी क्रोमेटिन है यहाँ से उस समय कटना शुरू होता है। उसके बाद मेटाफेज के बाद इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। अगर वो सब समझाने जाएंगे तो लेक्चर में हो जाएगा डिले। तो फिर हम लोग को वैक्सीन समझना, इसीलिए सेल समझना इस ज़रूरी, ठीक। तो चलो, हम लोग कहाँ तक के पहुँचे थे? हाँ, सेल का बेसिक यूनिट देख लिए कि क्या है। और क्या क्या देखो, हम लोग को ना सबसे पहले तो बॉडी में प्रोटीन का ज़रूरत होता है, और प्रोटीन का ज़रूरत होता है, और किस चीज़ का ज़रूरत होता है? कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हम लोग को? तो देखो, सुक्रेज जो होता है ना, सुक्रेज, ये सब मतलब आगे लगेगा, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। बेसिक है, तुमको पता ही होगा। इसको सुक्रेज को टेबल शुगर बोलते हैं, ठीक है। टेबल पे जो शुगर रखा हुआ होता है उसी को टेबल शुगर बोलते हैं। अब सुक्रेज को ना, सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज, सुक्रेज नहीं, सुक्रेज तो यहाँ पे लगेगा। सुक्रेज
जो कि इसको तोड़ेगा, किस चीज़ में तोड़ेगा, ग्लूकोज में, ग्लूकोज और किस चीज़ में तोड़ेगा, फ्रक्टोज फ्रक्टोज में। ओके, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो चीज़ टूट गया। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कब साइकिल चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कब साइकिल चलेगा और एंजाइम रिलीज होगा, जिसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। बोलते हैं ना भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया, अल्टमैन किया कि क्या किया, बताओगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद ना माइटोकॉन्ड्रिया खुद से एनर्जी नहीं बनाता, मतलब उसको कहीं से तो इन्फॉर्मेशन बोलता है। कौन बता रहा है उसको, उसको बता रहा है डीएनए। डीएनए बताओ कहाँ पे होता है, डीएनए दो जगह पे होता है। डीएनए एक तो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल में होता है। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल में होता है। उसके बाद डीएनए कहाँ पे होता है, उसके बाद डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा चीज़ है, याद करने के लिए बता दे रहे हैं कि जो कि ओनली मैटरनल ट्रांसफ़र होता है, जो फादर से नहीं हो पाता है, ठीक है। तुमने जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तुम्हारी मदर का है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो फिर देखो, अब हम लोग समझेंगे ये चीज़, तो हम लोग समझ लिए कि प्रोटीन का ज़रूरत है। जो तुम प्रोटीन खाते हो, जो तुम प्रोटीन खाते हो ना, नाइट्रोजन जिसमें होता है, मतलब ब्लॉक ऑफ नाइट्रोजन्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स, ठीक है। वो प्रोटीन और ये जो प्रोटीन आरएनए बनाएगा, ठीक है, वो प्रोटीन अलग होगा, ठीक है। दोनों प्रोटीन सेम नहीं है। तो हम लोग एक बार अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या देखेंगे, देखेंगे सो देखेंगे भाई। तो चलो आते हैं, देखते हैं। यहाँ तक के तो देख लिए थे बेसिक। अब सेल का बेसिक चीज़ पढ़ लिए। अब सेल ऑर्गेनेली तो तुमको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या क्या होता है। सेल वॉल होता है, और क्या होता है, लिक्विड होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तुम देख लेना इसको, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। और सेल ऑर्गेनेली में क्या है, इंडो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ रेक्टिकुलम। और उसके बाद रफ के बाद एक स्मूथ भी होता है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ होता है। तो तुम देख लोगे कौन किसका खोज किया, इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्या हम लोग देखेंगे, डीएनए 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 टू आरएनए, रटवा दे, चल, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। अगर मेरे पास पेन मैं मंगवा लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। यही प्रोटीन का ज़रूरत है। अब देखो, डीएनए टू आरएनए जब भी होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए टू प्रोटीन में ट्रांसलेशन। देखो, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, इसी को ट्रांसक्रिप्टोम भी बोलते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ लिया है तो इसी को ट्रांसक्रिप्टोम भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और, डीएनए टू आरएनए जब भी यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा क्या, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए, ठीक है, डीएनए टू आरएनए। और ये प्रोसेस जो होता है, ये एमआरएनए, ये कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रोटीन, ठीक है। अब एमआरएनए, एक तुमने सुना होगा कि टीआरएनए भी होता है, ट्रांसफर आरएनए भी होता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ठीक है। तो और डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब तुम पढ़े होगे कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ऐसा करके डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह का कोडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। ये ATCG मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। आरएनए में, ठीक है, क्या हो जाता है उसकी जगह, ATUC, मतलब यूरासिल्स हो जाता है, ठीक है, ATCG के लिए। तो देखो,
क्या होता है जब देखो आरएनए क्यों, क्योंकि आरएनए को सिंथेसाइज करना मतलब उसका ईज़िली हो जाता है, इसीलिए हम लोग जब भी कोई चीज़ करना होता है ना, तो आरएनए को कट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, एक साइड से, तो वो आरएनए हो जाता है, ठीक है। इसमें एटीसीजी बता ही दिए। इसी का देखो एटीसीजी क्या है ना, कि इसी तुम्हारा बाल का कलर क्या है, और तुम्हारा मतलब और भी चीज़, बहुत सारा चीज़ है, तुम्हारा शरीर का पिगमेंट क्या है। मान लो कि तुमको बंदर का बाल लगवाना है, तो यही जो डीएनए जो चीज़ है ना, इसी में छेड़छाड़ करेंगे, इसी में जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, तभी तुम्हारा बाल जो है गोल्डन कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, और स्किन का पिगमेंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ तक के इथिकल है, वो उस पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए एलिमिनेट कर पा रहे हो कि नहीं, क्यों, इसमें क्या बोला जा रहा है कि रियल सार्स कोव वायरस, भाई पगला गया क्या, रियल सार्स कोव वायरस से तो ऐसे ही आदमी पगला जा रहा है, मतलब मर जा रहा है, डेथ हो जा रहा था, इतना भयानक सीन हो गया, तो क्यों देंगे बताओ। हार्मलेस पीस ऑफ, मतलब बताया ना, दो स्टेटमेंट, एक रियल एक हार्मलेस, तो ठीक नहीं लग रहा कुछ, मन कुछ ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, तो सॉरी। तो फिर सी देखो, बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, अब एंटीबॉडीज़ कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये देखेंगे। तो दो तरह का लिम्फोसाइट होता है बॉडी में, ठीक है। देखो यार आराम से समझाना होता है ना, तो मतलब बहुत समझा देते, लेकिन बाकी का भी क्वेश्चन करना है ना। तो देखो यहाँ पे ना बी सेल, ठीक है, और टी सेल लिम्फोसाइट होता है, बी सेल और टी सेल। बी सेल लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, कि जो भी इस तरह का स्ट्रक्चर, सॉरी सॉरी सॉरी, पकड़े हैं अपने दांत, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो किसका होता है, बी लिम्फोसाइट का, ठीक है। टी सेल जो है ना, टी सेल इसको हेल्प करता है किस चीज़ में, हिट द फॉरेन पैथोजेन, ठीक है, हिट द, टू हिट द फॉरेन पैथोजेन में बी सेल जो है काम करता है, टी सेल उसको हेल्प करता है, और दोनों मिलके जो है पहले तो रिकॉग्नाइज करता है टी सेल, उसके बाद जो है उसको दोनों मिलके ख़त्म कर देता है। एंटीबॉडी का मतलब यही है। और बी सेल ना मेमोरी बना के रखता है, ठीक है, बी सेल जो है वो मेमोरी बना के रखता है, ठीक है। जैसे कि तुम वैक्सीन ले रहे थे जब, तो सबसे पहले तुमको जब भी वैक्सीन ले रहे थे, तो वीक वायरस को वीक करके तुम में डाला जा रहा था। लाइव एटेन्यूएटेड तो वही बताया ना अभी हमने, कि लाइव एटेन्यूएटेड मतलब वीक करके दिया जा रहा था। अब उससे तुम्हारी बॉडी जो है ना, पहले देखो क्या होता है, ये हो गया पैथोजेन, ध्यान से समझना, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गलती बुलाया जाए तो चलेगा, लेकिन समझना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये है वीक पैथोजेन, बैक्टीरिया समझो, वायरस समझो, जो भी, ठीक है। ये उसका है एंटीजेन, एंटीजेन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी सेल है, बी सेल कहाँ पे है, बी सेल, टी सेल जो हम लोग का सेलुलर स्ट्रक्चर है उसमें है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे, जब इसको ये मिलेगा, बोले अरे साला, सॉरी, ये एंटीजन आ गया, तो इसको पहचान लेगा, ठीक है। तो एक बार इससे फाइट किया, वीक था, ये वीक था, इसको हरा दिया, उसके बाद ये अपने पास एक मेमोरी डेवलप कर लिया। कोई भी अगर अगला बार से इस तरह का वायरस आएगा इसके सामने, खचाक 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 खत्म कर देगा, ठीक है, हो गया। और देखो अब इनएक्टिवेटेड पढ़ लेते हैं। अब इनएक्टिवेटेड में ना, इन इनएक्टिवेटेड में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो है ना पैथोजेन को, तो उसमें तो लाइव एटेन्यूएटेड था, मतलब बीट कर दिया, जिंदा था, ठीक है। इनएक्टिवेटेड में मरा हुआ है। इसका सिर्फ जो एंटीजन है वो उसके उससे क्या करवा रहे हैं हम लोग भिड़वा रहे हैं किसको, बी सेल को। लो बी सेल लड़ो इससे। बी सेल बोला कि अच्छा ऐसा है तुम्हारा, तो हम तो फिर से मेमोरी डेवलप करेंगे, ठीक है। तो मेमोरी डेवलप कर लिया, तो दोनों में इनएक्टिवेटेड में भी वही करता है। अब देखो लाइव एटेन्यूएटेड में क्या है ना, कि उसको बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। लाइव एटेन्यूएटेड में ध्यान से सुनना, लाइव एटेन्यूएटेड में जो है वो क्या, बहुत कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है। और क्या, बूस्टर डोज लगेगा, ठीक है, बूस्टर डोज लगेगा, ठीक, कूल कंडीशन में रखा जाता है, हो गया, ठीक है। और ये एमएमआर
एमएमआर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब के लिए भी लाया गया था। और वो इनएक्टिवेटेड वाला क्या लाया गया था? इनएक्टिवेटेड वाला में हम लोग क्या देखे थे कि किसके लिए? हेपेटाइटिस बी और यही सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो एक बार देख लेना तुम कहीं से, अगर मेरे से समझ में आया तो ठीक। तो ये हम डीएनए, देखो ये चीज़ याद रखना, कहीं भी क्वेश्चन पूछ देगा, फिर से एक बार बता दे रहा, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, समझा ही देते हैं यार, छोड़, समय जाने दो, 10 ही क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन अच्छे से करवाएंगे। तो इसको ट्रांसक्रिप्टोम या ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे। डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, सी पहले आ रहा ना, तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ वायरस जो है ना, देखो वायरस का टाइप देखो हम लोग अच्छे से देखना। देखो वायरस जो, एक एडिनो वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है। तो एडिनो वायरस जो है वो कॉमन कोल्ड कफ, कॉमन कोल्ड कफ जो तुमको होता है ना, वो दे देगा कि समटाइम्स द कोल्ड कफ इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, रेट्रोवायरस, एडिनो वायरस, रह जाना ऐसे ही। तो ये एडिनो वायरस होता है। और क्या एक होता है, अभी क्या और हमने देखा, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस ये क्या करता है? देखो वायरसेस जो है ना, वायरसेस, सबसे पहले वायरस समझो यार, वायरस क्या होता है? मतलब वायरस इज नॉट ए लिविंग थिंग, ये इट्स a मैटर ऑफ डिबेट, से इट्स ए बाउंड्री लाइन, इट्स ए बिटवीन बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो वायरसेस जो है वो बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है, ठीक। तो अब बताओ, क्वेश्चन है कि कैन कैन वी कल्चर द वायरस इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम? वायरस को सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किया जा सकता है क्या? क्वेश्चन, आंसर इज नो, देयर विल बी नीड ऑफ होस्ट, यहीं पे ये मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग का तो ये साइकिल दिन भर में 500 बार चल रहा है ना, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वायरस के पास भी डीएनए है, वायरस के पास भी डीएनए है, वो आके मल्टीप्लाई कर दे रहा है यहाँ पे, और वो भी बनाएगा तुम्हारे साथ डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। अब दिन भर में ये 500 बार होगा यार, तो तुम समझो तुम्हारा सेल में जो एबनॉर्मल चीज़ है वो बहुत सारा चीज़ आ गया, ठीक है। तो सेल विल क्या, सेल विल बर्स्ट एंड यू विल गेट सिक डे बाई डे, ठीक है। तो यही होता है, ऐसे ही करता है वायरस इफेक्ट। अब देखो कुछ वायरस जो है वो उनके पास क्या होता है, आरएनए होता है, और जिनको जिस वायरस के पास आरएनए होता है उसी को बोलते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं, ठीक है। जैसे HIV एड्स वाला वायरस। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, डीएनए कर रहे थे, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू, बोलोगे कि पगला गया क्या, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, नहीं जरूरी है इसलिए बता रहे थे। तो अब रेट्रो वाला के पास क्या है ना, कि रेट्रो वाला के पास है आरएनए, तो उसको क्या करना है, अब वो अगर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, अगर यहाँ के बाद मल्टीप्लाई करेगा तो इस वाला पार्ट उसका वो मतलब क्या क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो कर नहीं पाएगा डीएनए टू आरएनए, तो आरएनए टू प्रोटीन ही कर पाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, इतना चालाक है वो वायरस कि पहले तुम्हारे शरीर में एंटर करने के बाद स्पाइक प्रोटीन के थ्रू, उसके बाद क्या करेगा, आरएनए टू डीएनए में कन्वर्ट करेगा अपने आप को। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रेट्रोवायरस आर एसोसिएटेड विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वो डीएनए बना लिया, तो फिर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये रेट्रोवायरस था, कितना छोटा है ये बताओ, आरएनए सॉरी आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे कर रहा है। अब ये साइकिल चलते रहेगा, साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। आरएनए टू प्रोटीन बनते रहेगा, तुम्हारे सेल में घुसते रहेगा, मतलब तुम्हारे सेल में नहीं यार, भगवान ना करे किसी को, और वो फिर सेल बस्ट करेगा, ठीक है, सेल बस्ट कर जाएगा और ये विल फील सिक, ठीक है। और वायरस हमने बताया कि लिविंग थिंग नहीं है, बाउंड्री बहुत मैटर ऑफ डिबेट है, और ओनली प्रोड्यूस कर सकता है कहाँ पे,
जहाँ पे होस्ट सेल होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया तुमसे कि वायरस जो है कैन ओनली बी ए पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय वायरस थ्रू ओनली अ वेक्टर मीडियम, तो आंसर उसका हो जाएगा नो। कोई वेक्टर ही उसको नहीं लेके जा सकता है। सपोज करो कि तुम छींक दिए, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम में हो रहा था, ठीक है, तो मतलब हम तो ट्रांसमिट डायरेक्टली नहीं किए ना, तो हवा में छींक छूटा, तो वो छींक जब छूट गया तो उसके थ्रू उसको हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो इसको समझ में आ गया ना, और नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से समझा दो। चलो हिंदी मीडियम वाले के लिए एक बार पढ़ देते हैं यार। देखो कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? एक वास्तविक सार्स-कोव-2 वायरस प्रवेश करा के नहीं, मार देना क्या आदमी को यार। ऐसे तो कैसे क्वेश्चन को गलत मतलब टिक किया जाता है। सार्स-कोव वायरस एक हानिकारक टुकड़ा प्रवेश करवा के, मतलब क्या बोल रहा है कि एक हानि रहित टुकड़ा जो है उसका प्रवेश करवा दो और ये करवा दो, मतलब मैच, मतलब फीलिंग ही नहीं आ रहा है। तुम कैसे कर लोगे इसको, टिक मार दोगे, मतलब सही कर दोगे? नहीं, नहीं, नहीं। कोविड वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करवा के नहीं भाई, एंटीबॉडी प्रवेश करवा के नहीं। एंटीबॉडी तो बनाएगा कौन? बनाएगा बी सेल बनाएगा। किसके हेल्प से? टी सेल के, टी लिम्फोसाइट के हेल्प से, ठीक है। जीवित छीन सास को वायरस प्रवेश करवा के, हाँ जीवित छीन, कमजोर करके, ठीक है। वर्ड ब्रेक डाउन करना है यार। वर्ड ब्रेक डाउन में हम तुमको सिखाएं अभी। एटेनुएटेड का मतलब क्या होता है? एटेनुएटेड का मतलब वीक होता है, ठीक है। लाइफ एटेनुएटेड मतलब वीक, जिंदा है लेकिन कमजोर कर दिए हैं मार पीट के, थूर कुछ के, ठीक है। और उसमें इनएक्टिवेटेड में क्या देखे थे? वो मार दिए थे उसको जान, लेकिन उसके बॉडी पे क्या था? उसके बॉडी पे एंटीजन था, तभी तो बी सेल मेमोरी बनाएगा। चलो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 105। इतना समय हो गया यार, अरे इतना देर वायरस हो। ओके 105, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बताओ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? लेमन जूस, ऑरेंज जूस, सॉल्ट वाटर। पूरा जूस पिला रहा एग्जाम में कि तुमको याद आ जाए, तुम जूस भी लग रहा हो। देखो भाई, सॉल्टेड वाटर, यहाँ पे भी आयन होगा, आयन होगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि बैड कंडक्टर हो जाएगा? सिर्फ सॉल्टेड, सॉल्ट मिला दिए, वाटर, वाटर तो कंडक्टर है ना हीट का, बैड कंडक्टर कैसे हो गया? और ऊपर से सॉल्ट मिला दिया है, सॉल्ट मिला दिया है यार, सॉल्ट मिला दिया है तो और प्लस माइनस आयन आयन एक्सचेंज होगा, तो और ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगा। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस में भी क्या है? साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है। एसिड जहाँ होगा मीडियम में, वहाँ क्या होगा? वहाँ भी कंडक्टिंग होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या मतलब मूर्ख समझ के रखे हो क्या? तो इसका सो सिंपल आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। देखते हैं हिंदी माध्यम वाले के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नींबू का रस। कैसे कुचालक हो जाएगा भाई? नहीं, 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 नहीं। तो इसका आंसर विल बी ये सब क्या है? सब सुचालक है बाबू, सब सुचालक, कुचालक नहीं, सब सुचालक। एसिड है ना, अम्ल है ना, तो अम्ल है, तो और इसमें क्या है? नमकीन पानी में धन आयन है, ऋण आयन है, तो नॉन ऑफ द अबव उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 106। 106 में बताओ, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर was discovered by Rosalind Franklin and Maurice Wilkins, Linnaeus Pauling, जॉन मेंडल। मेंडल बताओ क्या दिए थे मेंडल? जेनेटिक थ्योरी, जेनेटिक थ्योरी ये दिए थे मेंडल, क्रॉगर, क्रेगर, मिल्टन, क्रेगर मेंडल दिए थे जेनेटिक थ्योरी, ओके। तो ये तो पता चल गया कि जेनेटिक थ्योरी दिए थे, तो ये खत्म हो गया। बट यह क्या लाइनस पॉलिंग, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यार ये सब तो रटने वाला चीज़ है, रट लेना। जेम्स वाटसन एंड क्रिक। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाता है? डीएनए का बेस कोई बता सकता है क्या? डीएनए का बेस क्या होता है? डीएनए का बेस इज नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनियस बेस होता है, ठीक है। क्लियर, मैंने बता दिया कि इस तरह से ATCG करके होता है, ठीक है। थाइमिन की जगह कहाँ पे? थाइमिन की जगह पे यूरासिल्स हो जाता है ना, तब AUCG का बनने लगता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग जब भी करते हैं तो RNA क्यों लेते हैं? RNA क्यों लेते हैं? RNA इसीलिए लेते हैं कि प्रोसेस करने में आसानी होता है, ठीक है। तो अब बताओ जीन किसने खोज किया? जीन किसने किया?
जीन किए जोहानसन ने, जीन किया जोहानसन ने। ओके। और और डीएनए क्या करता है? डीएनए का मेन काम क्या है? ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे। ये जो भी हेरिडेटरी चीज़ है ना, जैसे कि तुम्हारा इंफॉर्मेशन वो पास होता है। तुम्हारा एक सेल जो है ना, इस सेल से जो माइटोसिस मियोसिस बताया ना, तो माइटोसिस में तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। मियोसिस में क्या हो जाता है? 23 मतलब 4 डॉटर सेल, हैप्लोइड सेल, है ना। पढ़ा ही होगा, पढ़ भी लेना, सब कुछ हम बता देंगे। तो बाकी सब क्या करें यार, बाकी सब के लिए तो छोड़े, तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़े। अब बताओ, डीएनए किसके द्वारा खोजा गया? डीएनए किसके द्वारा खोजा गया? डबल हेलिक्स मॉडल तो पूछा, डीएनए पूछ देगा तो फ्रेडरिक 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 मिक्सचर माइस्चर फ्रेडरिक माइसर, ओके। फ्रेडरिक माइसर, MIESCHER। कैसा कैसा नाम रखता, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत। अच्छा, सेल थ्योरी कौन दिया भाई? सेल थ्योरी कौन दिया भाई? सेल थ्योरी दिया सिंडर एंड सागवान, सिंडर एंड स्वान। इसको भी सागवान पढ़ रहे हैं, सिंडर एंड स्वान। कितना गंदा प्रोनाउंसिएशन है यार, सिंडर एंड स्वान। आई विल इम्प्रूव डे बाई डे, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा। अब इस पर प्रैक्टिस तुमको हमने बताया कि तुम रट लोगे कि सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनेली है ना, उसके अंदर सबका देख लोगे। राइबोसोम, राइबोसोम किसने किया देख लोगे, डीडोगे किया किसने किया, तो रट लोगे ये सब चीज़ें। तो यार सब मतलब जो क्वेश्चन रटने वाला है, कुछ क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना रट के, सब ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। चलो देखते हैं 107 क्या बोल रहा है। टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट masses falling freely near the surface of moon would be under undergo change in their inertia, have same velocity at any instant, express forces of the same magnitude, have different acceleration। तो इसका सो सिंपल आंसर विल बी क्या होगा? सेम, हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो वहाँ पे ना ग्रेविटेशन जो है ना, वो मतलब बहुत कम हो जाता है। और ऊपर से ना जब भी मून का साइज जो है, ये देखो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसका साइज और उसका डेंसिटी क्या है, क्या वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो कितना भी भारी ऑब्जेक्ट होगा तो क्या सेम सेम वेलोसिटी के साथ गिरेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मून पता ही है कितना, रेडियस देख लेना यार, ये सब एनसीईआरटी या लूसेंट जो भी है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और हाँ, ये क्या इम्पोर्टेंट और हो जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन है, जोवियन प्लैनेट कौन है, ठीक है। और एस्टेरॉयड बेल्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट किसको बोलते हैं। और ऊपर से कौन सबसे बड़ा, देखो यूपीएससी बहुत ऐसे पहला क्वेश्चन पूछता था, जुपिटर सबसे बड़ा है, किसका डेंसिटी ज़्यादा है, किसका मास ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये तुम लोग देख लो। यस, देखो बताया ना, 3 क्वेश्चन आ गया डीएनए से रिलेटेड। कितना इंपॉर्टेंट है डीएनए को समझना। और बोलोगे तो हम एक बार और समझा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, अलग से 10-15-20 मिनट का लेक्चर ला के। और ऐसा समझाएंगे तुम बोलोगे तब, ऐसे ही नहीं। नो बाबा, बिना बोले तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन बताओ वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। अब देखो ऑप्शन ए, देखो कितना मज़ेदार सेट किया है उन्होंने, गलती कर दिया मैंने, ठीक है, फिर भी देखते हैं। बाई डायरेक्टली अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस इन द बॉडी। हाँ, अब डायरेक्टली अटैक करके तुम बताओ कैसे उसको प्रिसाइज लोकेशन पता चलेगा कि यही पैथोजन है, पूरा बॉडी को, सेल को मार देगा, पूरा जो भी यूजफुल चीज़ है उसको भी ख़त्म कर देगा। ऐसे थोड़ी होता है बाई डायरेक्टली अटैकिंग, नो 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 नो। फिर बाई प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस, यही तो आंसर होगा, ठीक है, मॉडिफाइड ही वर्जन। बाई एंटरिंग, तीसरा ऑप्शन देखो, चलो बी पता है या नहीं पता छोड़ो। बाई एंटरिंग द डायरेक्टली इनटू द सेल्स एंड एनेबलिंग देम टू क्रिएट, डायरेक्टली एंटरिंग, देखो कैसा वर्ड है यहाँ पे, डायरेक्टली, डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द सेल्स, सेल्स में डायरेक्टली एंट्री करके इनेबलिंग देम टू क्रिएट स्पाइक प्रोटीन। भाई बी अभी तो पढ़े हैं हम लोग, बी सेल, टी सेल, ठीक है, एंटीबॉडीज, एंटीजन को देखेगा उसके बाद ना एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। बाई इंट्रोड्यूसिंग ए वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी, देखो ये चीज़ तो हम
जान रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ना कि वेक्टर वैक्सीन कैसे काम करता है, ठीक है। वेक्टर वैक्सीन कैसे काम करता है, तो उसका सो सिंपल कि मॉडिफाइड वेक्टर वैक्सीन में जो भी है ना, मॉडिफाइड वर्जन ही करते हैं, प्लेसिंग द वायरस इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस, ठीक। उसी से वायरस को ख़त्म करवाते हैं, यही चीज़ होता है उसमें, और कुछ इसमें सीखने के लिए नहीं था। बेसिक्स हमने बता दिया। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर। मुझे हिंदी माध्यम वाले के लिए एक बार फटाफट पढ़ दिया जाए। और विक्टर, अब मैंने सोचा था आज 125 तक के करूँगा। विक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? शरीर में रोगजनक पर सीधे हमला करके सीधा सीधा वायरस को किसी भिन्न वायरस के साथ संशोधित संस्करण में, हाँ यही संशोधन करके ही करते हैं, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उसे स्पाइक प्रोटीन बनने में सक्षम बनाकर नहीं, अगेन दिस विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को सीधे प्रवेश कराकर नहीं, वेक्टर पूछ रहा ना, अगर ऐसे पूछता तो ऑप्शन डी हो जाता, तो आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज। सो ये क्या होगा, वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रख के, ठीक। 109 की तरफ बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ देखो आ गया ना मजेदार। सॉरी यार, बताओ। 109 नंबर क्वेश्चन बताओ यार। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली एड न्यू क्रस्ट इज, फर्स्ट वन इज earthquake, ऑप्शन बी इज shift spreading, ऑप्शन सी इज कन्वेक्शन, ऑप्शन डी इज सबडक्शन। एक एक बारी बारी से सबको हम लोग देखेंगे, समय लेंगे यार, देखना देखो, किसी को मत देखना, मत देखो, कोई फर्क नहीं। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली ऐड न्यू क्रस्ट इज, देखो अर्थक्वेक क्या होता है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। अर्थक्वेक होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ, जब भी अर्थ शेक करती है तो रिलीज होता है क्या, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अब बताओ कि किस चीज़ से मेजर करते हैं हम लोग अर्थक्वेक को, तो क्वेश्चन वन इज किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो फर्स्ट इज, अगर पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड को किससे करते हैं, तो मैग्नीट्यूड रिचर स्केल पे मेजर किया जाता है, रिचर स्केल, ठीक है। और इंटेंसिटी अगर पूछा जाए तो इंटेंसिटी विल बी मर्कली स्केल, ठीक है। तो इसको याद कर लोगे, ठीक है। अब देखो अर्थक्वेक जो है ना, बता दिए शेकिंग ऑफ अर्थ और इससे होता है। अब इसमें ना वेव जनरेशन होता है, तो कितना टाइप का वेव होता है, ये वन इज बॉडी वेव, मैं रिवीजन के लिए बस बता रहा हूँ, बॉडी वेव, अनदर इज सरफेस वेव। बताओगे कौन सा खतरनाक ज़्यादा होगा, बॉडी वेव खतरनाक होगा कि सरफेस वेव खतरनाक होगा, तो सरफेस वेव ज़्यादा खतरनाक होगा, ठीक है, सरफेस वेव ज़्यादा खतरनाक होगा। बॉडी वेव का दो टाइप, कौन कौन सा, पी वेव और सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, पी वेव और एस वेव, ठीक है, पी वेव और एस वेव, ठीक है। अब देखो पी वेव और एस वेव हम देखते हैं बारी बारी से, पी वेव और एस वेव किसको बोलते हैं। तो प्राइमरी वेव जो है ना, प्राइमरी वेव जो है ये फर्स्ट वेव टू रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ है, ठीक है, फर्स्ट वेव टू रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ है। चलो पी वेव और एस वेव पढ़ने से पहले, और सेकेंडरी वेव जो है, सेकेंड वेव टू, उसके बाद मैं बताता हूँ, सेकेंडरी वेव इज द सेकेंड वेव टू रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ, अभी के लिए तुम यही समझो। उसके बाद क्या चीज़ से जो है सो कि ये देखो मैं एक डायग्राम बता रहा हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। ये समझ रहा हूँ, ये है पी वेव, ये है एस वेव, एस फॉर सेकेंडरी, पी फॉर प्राइमरी, और ये है सरफेस वेव। कितना खतरनाक है सरफेस वेव, दिख रहा है, देख रहा है विनोद, इतना खतरनाक है, ये आ जाने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, इतना बहुत भयंकर है, ठीक है, सरफेस वेव। तो प्राइमरी वेव, फर्स्ट वेव टू रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ, सेकेंडरी वेव, सेकेंड वेव टू रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ, और ये आएगा तो सब कुछ लेके चल जाएगा, ठीक है। ये देख लिए हम लोग। अब उसके बाद देखो क्या होता है, जैसे कि पहले जो है देखो, फोकस किसको बोलते हैं, फोकस और हाइपोसेंटर किसको बोलते हैं, फोकस और हाइपोसेंटर किसको बोलते हैं, फोकस और हाइपोसेंटर देखो इनसाइड द अर्थ होता है, फोकस कहाँ होगा,
इनसाइड द अर्थ होगा, फोकस विल बी इनसाइड द अर्थ। कहाँ? और ईपी सेंटर कहाँ पे होगा? तो इनसाइड द अर्थ वेयर द वेव इज ऑरिजिनेटिंग। भाई तुमको पूरा ही लिखना ही पड़ेगा हमको, नहीं मानोगे? चलो, इनसाइड द अर्थ वेयर वेव इज ऑरिजिनेटिंग, ठीक है। और ईपी सेंटर को किसको बोलते हैं? ईपी सेंटर सरफेस ऑन द अर्थ होगा, ठीक है। ईपी सेंटर दे देगा स्टेटमेंट ऐसे करके कि हाइपो सेंटर इसको बोलते हैं, हाइपो सेंटर सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। नहीं नहीं नहीं, ईपी सेंटर होता है, ठीक है, कहाँ पे? सर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, सो ये हो गया हमारा ईपी सेंटर। देखिए फोकस और हाइपो सेंटर ऑलवेज विद इन द अर्थ होगा, ठीक है, इनसाइड द अर्थ होगा। विद इन बोल रहे हैं यार, क्या इंग्लिश का भी, इनसाइड द अर्थ होगा, ओके। और जो ईपी सेंटर होगा ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द अर्थ, ठीक है। और जहाँ से वेव ऑरिजिनेट होता है, इसी के सेंस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग अर्थक्वेक देखिए। अब अर्थक्वेक में हम लोग पी वेव पे चल रहे थे ना जी, ऐसे छोड़ दे पी वेव को। प्राइमरी वेव तो इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं। फर्स्ट वेव तो रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ है, और ये पैरेलल में चलता है। देखो ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच स्क्विच, स्ट्रेच स्क्विच, स्ट्रेच स्क्विच। तुम अभी घर में अगर हो और अगर फ़ैन चल रही है तुम्हारा, तो फ़ैन को लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट घूमते देखो। मतलब लेफ़्ट राइट फ़ैन चल रहा है, लेफ़्ट राइट डोल रहा है, मतलब इधर उधर हो रहा है, ठीक है, दाएं बाएं। वही है पी वेव, ठीक है, वही है पी वेव। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? जब भी पी वेव होगा तो ये क्या होगा? पैरेलल टू द वेव ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है, पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसमें क्या होगा? रॉक जो है वो डिफॉर्म करेगा, रॉक डिफॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है। अब क्या देखना है इसमें? ये जो वेव है ना, वो तीनों मीडियम से पास होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अर्थ के इंटीरियर ऑफ द अर्थ गैस तो है नहीं बाबू, तो गैस जब नहीं है तो फिर गैस से तो नहीं पास कर जाएगा, लेकिन गैस से नहीं होगा, ठीक है, गैस नहीं है इनसाइड द अर्थ। तो सॉलिड और लिक्विड मेनली हम लोग देखेंगे कि दोनों तीनों चीज़ से पास कर जाता है, ठीक है, प्राइमरी वेव, ठीक। सेकेंडरी वेव क्या है? देखो सेकेंडरी वेव सेकेंड वेव है, और ये जो है ना परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन होता है। अब तुम घर में फ़ैन के नीचे बैठे हुए होगे, ये तुम्हारा रहा फ़ैन, और फ़ैन के नीचे बैठे हुए होंगे, तो ये फ़ैन जो अप एंड डाउन जब करेगा ना, मतलब ऊपर नीचे, एक तो लेफ़्ट राइट हमने बताया, तो लेफ़्ट राइट वाला तो ये था, ठीक है, जो स्ट्रेच स्क्यूज़ बताए थे, ये स्ट्रेचेज और स्क्यूजेज हो रहा है, मतलब फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, ठीक है, अल्टरनेट करके। और इसमें क्या है? अप एंड डाउन देख रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है विनोद, पंखा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव, ठीक है। अब दोनों जब मिल जाएगा, सोचो कि पंखा इससे इधर उधर भी हो रहा है और इधर इधर भी हो रहा है, यही दोनों को बोलेंगे सरफेस वेव, ठीक है। और सरफेस वेव तभी खतरनाक होगा और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो सेकेंडरी वेव जो है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेकेंडरी वेव जो है वो नहीं पास करता है किससे? लिक्विड से। और लिक्विड से जब पास नहीं करेगा तो तभी हमको पता चलेगा कि आउटर कोर इज लिक्विड कोर, आउटर कोर इज लिक्विड कोर, ठीक है। ऐसे ही मतलब इस सिलेबस को ऐसा ही नहीं डिजाइन किया यार, हर कुछ का मतलब है। तो आउटर कोर इज लिक्विड कोर, ओके। और अब हमको ये बताओगे कि किसका जो है शैडो है वो ज़्यादा होगा, पी वेव का शैडो ज़्यादा होगा कि एस वेव का ज़्यादा होगा? हमने बता दिया है कि जो एस वेव है वो लिक्विड से पास नहीं करेगा, ठीक है, तो एस से शैडो, एस से सेकेंडरी वेव, तो एस वेव का जो है वो ज़्यादा होगा शैडो, मतलब शैडो जो है, शैडो जो है यार, शैडो जो है वो किसका ज़्यादा होगा? शैडो जो है वो एस वेव का ज़्यादा होगा, ठीक है, एस वेव का शैडो ज़्यादा होगा पी वेव के कंपैरिजन में, ठीक है। शैडो जोन बोलते हैं उसको, देख लेना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो अर्थक्वेक के पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट था और हमने बता दिया। अब बताओ सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट। क्या होता है? किसने दिया? इसने दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया हैरी हेस,
सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दिया? हैरी हैस। रट लेना, अगला दिन एग्जाम में आ जाएगा तो फिर मुंह बना लोगे। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हैस, हैरी हैस ने दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में? देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में यही होता है कि जो ओशियन फ्लोर है वो कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। ओशियन फ्लोर किसके तरह काम करता है? कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सी फ्लोर हम लोग क्या, देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के पहले तुम ये समझो यार कि देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आगे हम समझाएंगे, तो उसके सी फ्लोर स्प्रेडिंग के पहले तुम समझो कि हाँ ये क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, राइट एग्जैक्टली, तो भूल जाता हम, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ये क्या है? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में देखो क्या पढ़ते हैं ना कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, देखो डायग्राम बना के समझा दे, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो है वो मॉल्टेन मैग्मा जो है, मॉल्टेन मैग्मा जो है वो इस तरह से मोल्टेन मैग्मा वो जो देखो इनसाइड द अर्थ तो हीट एंड प्रेशर दोनों है, तो जो भी क्रस्ट अंदर जा रहा है ना वो मोल्टेन होके और इस तरह से फैलते जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो अब डायग्राम बनाते हैं। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में जो भी कोई भी चीज़ है ना, देखो कन्वेक्शनल करंट में कन्वेक्शन का मतलब, कन्वेक्शन ही का मतलब पहले समझ लो तुम। कन्वेक्शन का मतलब ना कोई भी चीज़ गर्म होते ना ऊपर उठने का उसका टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो वैसे ही मैग्मा और लावा के सेंस में भी है, मैग्मा और लावा भी गर्म होके ऊपर उठने का कोशिश करेगा, बाहर निकलने का कोशिश करेगा, स्केप करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलो डायग्राम बनाते हैं फिर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक, देखो तुमको लग रहा होगा कि तुम टाइम पास कर रहा है तो तुम लोग जा सकते हो यार। ऐसा मतलब हम कुछ बता रहे हैं तो मेरा कुछ ना कुछ अगला क्वेश्चन सब ऐसे ही होगा, और जब ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो फिर जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तुम बोलना कि हाँ नहीं सही बोल रहा था ये आदमी। ठीक है, देखो इस तरह से ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब ये सी फ्लोर पर ये है सी फ्लोर। ठीक है, ये सी फ्लोर है। ठीक है, ये सी फ्लोर है। ठीक है, और यहाँ से ना देखो इस तरह से मैग्मा जो है वो निकल रहा है। ठीक है, और इस तरह से फिर मतलब मैग्मा निकल रहा है, फिर पिघल रहा है, मतलब पिघला हुआ मैग्मा निकल रहा है, फिर ड्राई हो जा रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो जा रहा है, तो इस तरह का माउंटेन रिजेस बनते जा रहा है, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे तो बहुत गर्म होगा ना, तो ये सब एविडेंस मिला कि मतलब सी फ्लोर स्प्रेड कैसे हो रहा है। और देखो ये लैंडमास है। ठीक है, ये लैंडमास है, ये कॉन्टिनेंट है, ये सी है। ठीक है, ये सी का मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब होगा ना, यहाँ पे सबडक्शन होगा। यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ना लाइटर देन, सॉरी, हम्म, हाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो क्या है, लाइटर है, और जो सी का क्रस्ट है वो जो क्या है, डेंसर है। तो यहाँ पे सबडक्ट कर जा रही है। यहाँ पे सबडक्ट जब करेगी ना कॉन्टिनेंट और जो कौन सा ओशियन क्रस्ट, तो क्या बनेगा, सबडक्शन जोन बनेगा। और देयर विल बी द लार्जेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि कौन कौन सा ट्रेंच है बताओ, यूरेटेरिको ट्रेंच कहाँ पे है? तो यूरेटेरिको ट्रेंच कहाँ पे है? यूरेटेरिको ट्रेंच कैरेबियन आइलैंड के पास है। ठीक है, उसके बाद बताओ वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कहाँ पे है? तो फिलीपींस में है। कौन सा ट्रेंच है? मिंडानो ट्रेंच। मिंडानो ट्रेंच है, ये कोई और है यार, ये बताओ। तो मिंडानो ट्रेंच है, वहाँ पे डिपेस्ट होगा। अब देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग अभी हमने समझाया तुमको कि किस तरह से जो है मैग्मा और लावा की वजह से यहाँ पे मतलब सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। ये हमको एविडेंस मिलता है कि कंटिनेंटल क्रस्ट जो है मोर देन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ है। लेकिन रिसेंट फाइंडिंग है कि कुछ ही मिलियंस अगो जो सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है वो कुछ ही ईयर पहले फॉर्म हुआ है। मतलब सी का जो क्रस्ट है वो कुछ ही दिन ओशियन क्रस्ट जो है वो ओशियन क्रस्ट इज रिसेंट इन ऑरिजिन, रिसेंट इन ऑरिजिन। ठीक है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग तुम समझ गया होगे। देखो फिर से एक बार समझा रहा हूँ। देखो ये देखो ये जो है ना
ये लैंड मास है, ये लैंड मास है, ये मैं बना रहा हूँ, ये ओशियनिक क्रस्ट है। बेटर डायग्राम बना देते हैं यार, क्यों कष्ट करेगा, थोड़ा समय ले लो। देखो ये था ना कॉन्टिनेंट था, और ये था क्या था, ओशियनिक क्रस्ट था। यहाँ पे सबडक्ट कर रहा है, यहाँ लैंड पे, और जहाँ सबडक्ट करेगा वहाँ लॉन्ग माउंटेन रीजेस, मतलब लॉन्ग माउंटेन फोल्ड माउंटेन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, फिर से पिघल रहा है मैग्मा लावा, यहाँ पे फिर गर्म होकर कन्वेक्शन करंट की हो रही। याद करो अभी हमने बताया, कोई भी चीज़ गर्म होकर ऊपर, तुम याद करो, तुम एक चीज़ देखना, घर में जब तुम चाय बनाते हो तो क्या है, चाय जो है वो खौलता है, चाय खौल के कहाँ ऊपर उठता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, फीजर इरप्शन होगा, फीजर इरप्शन होगा, और ऐसे 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 ऐसे। तो देखो ये कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है ना यार, कन्वेयर बेल्ट देखे होगे ना, तो कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है। और ये यहाँ पे जाके क्रस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, और यहाँ पे नया क्रस्ट बन रहा है, न्यू क्रस्ट बन रहा है, ठीक है। अब इससे अच्छे से हम नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल इसके लिए लेक्चर लेना पड़ेगा। ज्योग्राफी का लेक्चर तुमको पता ही है कि कम से कम 40-45 लेक्चर लगेगा पूरा, ठीक है। वो भी पढ़ा देंगे, बोलेगा कोई बात। कन्वेक्शन हो गया, सबडक्शन बता ही दिए, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसी से नया क्रस्ट ऐड हो रहा है, ठीक। हिंदी माध्यम वाले के लिए आज 110 तक नहीं हो पाएगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, पकड़े हैं अपने कान। तो चलो सुनाओ को देखते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो हमने देखा भूकंप नहीं, समुद्र तल का फैलाव, हाँ यही होगा, संवहन नहीं, निम्न स्खलन सबडक्शन नहीं। चलो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 110, okay. So the theory that said pieces of earth crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle is called, the theory that said pieces of the earth crust are in the constant slow motion driven by movement in the mantle is, देखो जल्दी जल्दी में क्या होता है, इसलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। थियोरी ऑफ पेंजिया कहाँ से होगा, थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यही तो होगा। द थियोरी ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, नहीं प्लेट बाउंड्रीज क्या है यार, नहीं चलो हमको कुछ नहीं आता, नीचे से देखते हैं ये थियोरी ऑफ प्लेट बाउंड्रीज क्या है। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट तो फिर भी समझ में आता है, ठीक है। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन दिया ये बताओगे हमको, ये दिया अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, वेगनर ने दिया कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें क्या बोला कि कंटिनेंट जो है वो रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट कर रहा है। कैसे रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट कर रहा है, तो एक तो है जो कि है अर्थ, सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वो कंटिनेंट जो है वो मूव कर रहा है, किधर, वेस्टवर्ड मूविंग ऑफ द कंटिनेंट, इधर, ये सन एंड मून का इसके कारण। और नॉर्दर्न मूवमेंट किससे हो रहा है, वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट किससे हो रहा है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है वो अर्थ का ग्रेविटेशन पावर के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशन पावर के कारण हो रहा है। तुम देखे होगे ना, देखो जैसे थियोरी बता ही दे रहे हैं, ये अर्थ था, ये पहले पैंजिया था, और यहाँ पैंथालासा था, ठीक है। पैंथालासा सुपर ओशियन, पैंजिया वाज द सुपर ओशियन, सॉरी पैंजिया वाज द सुपर लैंड मास, पैंजिया वाज द सुपर लैंड मास, पैंथालासा वाज द सुपर ओशियन, ठीक है। पैंजिया ब्रोकन इनटू टू पार्ट, वन इज लॉरेसिया, अनदर इज गोंडवाना, लॉरेसिया फर्दर ब्रोकन इन द टू पार्ट, अनदर वन इज द नॉर्दर्न अमेरिका, और ये कौन हो गया, यूरेशिया वाला पार्ट, ठीक है, यूरेशिया वाला पार्ट। गोंडवाना broken further into different parts, one is southern अमेरिका, उसके अफ्रीका, उसके बाद मेडागास्कर, उसके बाद इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इतना प्लेट में टूटा, ये कब हो रहा है, वो अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड में हो रहा है। तो अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड में ऐसा पैंजिया ब्रोकन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब इतना सारा चीज़ हो गया, अब इंडिया, फिर ये इंडिया जो है वो नीचे वाला से टूट के जो गोंडवाना लैंड है, जो अपना प्यारा भारत जो है, टूटते हुए क्रिटेशियस पीरियड में रीयूनियन हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण तुमको डेक्कन लावा प्लेटो मिलेगा, डेक्कन ट्रैप मिलेगा, जिसके कारण वहाँ पे ब्लैक सॉइल, उस वहाँ पे जो इरप्शन है वो किस टाइप का इरप्शन हुआ था, तो फिजर इरप्शन हुआ था, ठीक है। और समुद्र में हो रहा था तो ओशियन में तो फिजर इरप्शन ही होगा, और तो ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब
यही हम लोगों को देखने का था इसमें कि इसका जो आंसर है वो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कौन दिया, तो वही जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन दिया, अल्फ्रेड वेगनर दिया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कौन दिया, हैरी हेस दिया। उसके बाद एक और चीज़ कौन सा था, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कौन दिया, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कौन दिया, तो CVT इज गिवन बाय, लेट मी रिकॉल यार, याद नहीं आ रहा। CVT इज गिवन बाय होम, अर्थर होम्स, राइट, अर्थर होम्स। देखो सॉरी याद नहीं आने के लिए, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बताया ना कि जो मैग्मा गर्म होकर ऊपर कन्वेक्शन, जो भी समझाया कैसे ऊपर उठ रहा था, वो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कौन दिया, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कौन दिया, अभी तो बताएं, अर्थर होम्स दिया यार, रट लो, अर्थर होम्स, अर्थर होम्स इसने दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। तुम बोलोगे तो ये सब चीज़ पे एक अलग से वीडियो बना कर ला के दे दूँगा। ठीक है, नाउ 111, अच्छा हाँ 111 देख लेते हैं, जल्दी से 2 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, एकदम टाइम नहीं लगेगा। हिंदी माध्यम वाले, भूपटल के टुकड़ों में मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, उसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म mRNA दैट हैज बीन वाइडली डिस्कस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ पेंडेमिक। अब बताओ भाई, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं, निमोनिक, निमोनिक क्या होता है भाई, मैसेंजर, अभी बोले ना कितना इंपॉर्टेंट है mRNA, हमने तुमको बताया कि ट्रांसफर tRNA क्या होता है, ट्रांसफर RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी DNA को क्या बोले थे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर RNA DNA टू RNA, ट्रांसक्रिप्टोम या ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद RNA टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, इसको क्या बोलते हैं, ये DNA टू RNA इतना देर से हम कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स बोल लो या सेंट्रल लॉ ऑफ जेनेटिक्स बोल लो। ठीक है, DNA टू RNA टू प्रोटीन। ठीक है, पूरा रट लो, एक क्वेश्चन तो इससे आने ही वाला है, इस साल भी 1-2 क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ बढ़ते हैं। एन AC करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए इज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी इज डायनेमो, ऑप्शन सी इज चोक कॉइल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ट्रांसफार्मर बताओ, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इससे हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ठीक है, जो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, स्टेप अप, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, जो तुम घर के बगल में ट्रांसफार्मर देखोगे ना, वो ST टू LT करता है। ठीक है, ठीक है, ST टू LT करता है। और जो तुम घर में जो स्टेबलाइजर यूज़ करते हो, वो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज करता है। ठीक है, स्टेबलाइजर जो यूज़ करते हो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज करता है। HV लिख देना चाहिए था, LT लिख दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना यार। देखो यार, एक बार और लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट और समय ले लेते। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज विल बी व्हाट, ये क्या होगा, तुम्हारा स्टेप डाउन कर रहा है ना, कम कर रहा है ना वोल्टेज को। तो तुम जहाँ भी देखते हो, जैसे पावर ग्रिड होता है, पावर ग्रिड तो पावर सब स्टेशन में लाइन जाएगा तो उसको स्टेप डाउन करेगा ना, और पावर सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर में जाएगा तो स्टेप डाउन ही करेगा। अब तुमको घर में कम वोल्टेज आ रहा है तो तुम लगा लो यार अपना स्टेबलाइजर, तो जो कि ऐसा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाओ। अब जैसे कि तुम देखा होगा या सुना होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट किया जाता है ना जहाँ पे, तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, स्टेप अप, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज तो ज़्यादा करना है ना, और फिर हाई ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर को ग्रिड को देना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन होगा, या डैम या जहाँ भी हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो या फिर जो तुम्हारा कोयला जला के हो, कन्वेंशनल मेथड से हो। ठीक है, ये हो गया। तो बताओ यार, ट्रांसफार्मर तो ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नाम से समझो, देखो वर्ड वेक डाउन करो, ट्रांसफॉर्म नहीं, डायनमो। देखते हैं चुक कॉइल क्या करता है, चुक कॉइल का काम तो इंडक्शन का है यार। ये कब से करने लगा AC करंट प्रोड्यूस, पूछ रहा है, देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो इसलिए बोलते।
प्रोड्यूस्ड कहाँ से होगा? तो सो सिंपल आंसर विल बी डायनमो। ठीक है। आज 112 तक के ही लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, सो एक बार हिंदी मीडियम वाले के लिए पढ़ दे रहा हूँ मैं। mRNA पद की विस्तारित रूप क्या है जो महामारी शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो इसका जो आंसर होगा मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, नथिंग एल्स। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ट्रांसफार्मर के द्वारा। कैसे ट्रांसफार्मर? तो अभी बताया कि बदलाव, ट्रांसफार्मर का मतलब होता है बदलाव, चेंज कर रहा है, तो ये डायनमो के द्वारा होगा। चुप कुंडली में नहीं भाई, इसको बहुत सारा कार और में यूज़ किया जाता है और भी बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है चुप कोयल को। ठीक है, इंडक्शन के काम में आता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों का सॉरी, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल मैं कोशिश करूँगा कि इकोनॉमी का लेक्चर अब तुम्हारे लिए ला दूँ अच्छे से QYQ के साथ। तो कोई भी दिक्कत होगा यार, फ्री टू कमेंट, लेकिन पोलाइट नेचर में करना, किसी तरह का गलत बात मत करना, क्योंकि वो ना मैं करता हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ठीक है, चलो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा तो बताना कमेंट में, लाइक कर देना यार, शेयर भी करो यार। ओके, चलो।